आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आप कार चलाते हैं या कोई भी व्हीकल, स्कूटर, बाइक, अगर आप पुरुष हैं और गाड़ी चलाते हुए एक गलत कट आपने ले लिया या गाड़ी करते हुए थोड़ी सी तिरछी लगा दी गाड़ी, तो कोई इसका दोष आपके जेंडर को नहीं देगा। आप पुरुष हैं तो आप बिना डर के देर रात अकेले टहलने जा सकते हैं। डर होगा तो ये होगा कि आपके साथ कोई छिनैती हो सकती है, कोई बटुआ छीन सकता है, आप पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट करेगा, इसका डर आपको कंपैरेटिवली नहीं होगा। तो ये सुविधा पुरुष होने के नाते आपके पास है और इसे कहते हैं मेल प्रिविलेज। ऐसे ही एक सोशल प्रिविलेज भी होता है भारत में। आप उसे थोड़ा और सरल करके समझना चाहें तो जाति के आईने में उसे देख सकते हैं। एक सीढ़ी है जिस पर पहले से आप खड़े हैं। तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के कॉन्टेक्स्ट में इस प्रिविलेज पर आज बात करेंगे। उसमें जेंडर पर भी बात होगी और जाति पर भी बात होगी। आप आज तक रेडियो सुन रहे हैं और मेरा नाम कुलदीप मिश्र है और इस शो का नाम है पॉडकास्ट, जिसमें हम किसी भी एक टॉपिक पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। जो पॉडकास्ट जो खास है वो पॉडकास्ट है। तो आज दो मेहमान मेरे साथ हैं। हेमलता वर्मा जी हैं। एक संस्था है ICRW, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन विमेन। उसमें आप सीनियर टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं। जेंडर और वायलेंस पर आपका काम है, तजुर्बा है इस फील्ड में काम करने का 15 साल का। वेलकम हेमलता जी आज तक रेडियो पर। शुक्रिया कुलदीप जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आज यहाँ पर इस चर्चा में आके। और मेरे साथ उषा चौधरी जी भी हैं। उषा जी उदयपुर में एक NGO है विकल्प संस्थान, उसकी फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और आप भी विमेन इश्यूज पर आपका भी सोशल वर्क का 20 साल से ज्यादा का तजुर्बा है। वेलकम उषा जी। थैंक यू कुलदीप। और अच्छा लग रहा है ये इस ब्रॉडकास्टिंग में जो अभी मुद्दा हमारे देश में चल रहा है उस पर डिस्कशन करने के लिए। जी, पहला सवाल मैं चाहता हूं कि आप दोनों से बारी बारी से उसका जवाब चाहता हूं। हाथरस केस इन दिनों बड़ी चर्चा में है। अगर हम ये पूरी बात कर लें और हाथरस का जिक्र न करें तो बड़ी नाइंसाफी होगी। जिस लड़की से बलात्कार का मामला दर्ज हुआ वो लड़की दलित है और जो अभियुक्त हैं वो ठाकुर हैं, सवर्ण है। उस पर संयुक्त राष्ट्र के भारत में एक प्रतिनिधि हैं, UN के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर। उन्होंने एक बयान दिया कि हाथरस और बलरामपुर में जो हुआ वो इस बात का रिमाइंडर है कि कुछ सोशल इंडिकेटर्स पे भले ही हमने तरक्की कर ली, इसके बावजूद हाशिए पर मौजूद सोशल ग्रुप्स की महिलाएं जेंडर बेस्ड वायलेंस के ज्यादा जोखिम में होती हैं। यानी जो सामाजिक तौर पे पिछड़े समुदाय हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, जो वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले यानी चौथे स्तर पर आते हैं, उस वर्ग की महिलाएं सबसे ज्यादा खतरे में होती हैं रेप और दूसरे अपराधों के संदर्भ में। तो ये बयान UN प्रतिनिधि की तरफ से आया, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी, इसे अनवांटेड गैर जरूरी बयान बताया। ये अलग बात है, मतलब पॉलिटिकल बात आज करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स की महिलाओं के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होने के आसार ज्यादा होते हैं? कोई भी एक शुरू करें। हेमलता जी आपसे शुरू करें जी। हाँ, मैं कहना चाहूंगी कि उषा जी से हम शुरू करें। जितना जमीनी स्तर पर जितने सालों का काम है उसके अंदर जब हम कहते हैं ना जेंडर और कास्ट, क्लास या रिलीजन, उसका जो एक इंटरसेक्शनैलिटी होता है, यानी कि इनके बीच में जो तालमेल और क्रॉस सेक्शन होता है, उसको जितनी गहराई से हमने भी उषा जी के साथ काम करते हुए समझा है या पूरे महिला आंदोलन में समझा है, तो मैं एक्चुअली वहां से बात शुरू करना चाहूंगी। और सॉरी उषा जी आपका नाम ले रही हूँ, लेकिन जब महिला आंदोलन की बात आती है, फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात आती है, नारीवादी आंदोलन की, तो हमें वहां से शुरू करना चाहिए, उस लेंस से देखना चाहिए। और उषा जी अगर उसका इंट्रोडक्शन दे पहले, तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी, शायद हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड होगी। उषा जी। प्लीज उषा जी। थैंक यू हेमलता एंड कुलदीप। तो जैसा कुलदीप आपने भी बोला कि ये सच में ये तो UN के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला ही है, लेकिन उसके अलावा भी हम अगर पूरे सिनेरियो को देखें, हमारे देश की बात करें या राजस्थान की भी बात करें, तो हमारा जो पूरा एक तरह के समाज का ढांचा है वो पूरा ढांचा जाति समीकरण पे टिका हुआ है और कहीं ना कहीं वो सामंतवादी व्यवस्था को गौण करता है वो ढांचा। इसके साथ ही वर्ग और पावर भी इन सब में आती है।
तो जब हम इन चारों को मिलाकर के देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये गैर बराबरी की एक स्थिति को लाता है। उसमें हम देखते हैं कि जो हाशिए पे रहने वाली जो समुदाय हैं उनकी महिलाएं तो और भी नीचे की स्थिति पे आती है। तो जैसे एक उदाहरण जब कुछ भी बातें होती है तो लोग समुदाय में बोलते हैं कि गरीब की गाय सबकी गाय। मतलब जो वैसे भी जो हाशिए पर लोग हैं वो काफी आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर हैं, और फिर मतलब उसकी चाहे गरीब की गाय हो चाहे वो गरीब की जोरू हो, वो सबके लिए मतलब एक तरह से प्रॉपर्टी की तरह से जो देखे जाना वाला है। तो ये एक मानसिकता कहीं ना कहीं समाज की है। और क्योंकि अगर आप जो भी सामंतवादी तबके के या दूसरी जाति के लोग हैं जो समाज में एक ओहदा रखते हैं, समाज में एक स्थान रखते हैं, तो उनको अगर कुछ कहना तो वो पूरा गांव जला देना, पूरा गांव को एक तरह का आपका सहन करना पड़ता है, तो कोई उनको कुछ नहीं बोलता। तो इस सबको हमें एक तरह से देखना पड़ेगा। अगर मैं राजस्थान के वो केस की बात करूं, भवरी वाले रेप केस की, जिन्होंने बाल विवाह रोकने का मुद्दा, क्योंकि वो साथीन थी और उन्होंने बाल विवाह रोकने का प्रयास किया, और क्योंकि जिसका बाल विवाह रोका वो एक तरह से ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करते थे, तो उनके द्वारा जो कि ये इस जो उनकी भाषा में, ये मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, लेकिन उनकी भाषा में कि नीची जाति की औरत हमारे परिवार पे या हमारी शादी को कैसे रोक सकती है, तो उसके साथ जो पूरा रेप करना, वो एक तरह से पूरी इस व्यवस्था का मतलब एक उदाहरण पूरे अपने आप में देश की सारी व्यवस्था को बताता है। और फिर कानून का ये कहना, सुप्रीम कोर्ट जैसे कानून का ये कहना कि भाई एक ऊंची जाति का व्यक्ति इस नीची जाति की महिला के साथ बलात्कार तो कर ही नहीं सकता है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक स्थिति को दिखाता है कि हम एक तरह के ये हमारा पूरा सामाजिक स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल इस तबके को, हाशिए से लाइन वाली महिलाओं को दबाव बनाता है, जो कहीं ना कहीं हायरार्की, कास्ट और वर्ग और सामंतवादी व्यवस्था को दिखाता है। जी, एक मिसाल लेते हैं कि मान लीजिए एक ए व्यक्ति है जो ब्राह्मण है और रूरल इलाके की बात कर रहे हैं, वो किसी बात पे नाराज होता है और वो उसके लिए बड़ा आसान है दलित को पीट देना या उसके साथ बुरा बर्ताव करना। अब वो जो दलित है वो उस गांव का सबसे पीड़ित प्रताड़ित व्यक्ति है, लेकिन उसके पास भी एक इंसान है जिस पर वो शाम को, रात को जब घर लौटेगा, जिस पर वो गुस्सा कर सकता है। वो उसकी पत्नी हो सकती है, वो उसके घर की कोई और महिला हो सकती है। तो इस पूरी जब हम बात कर रहे हैं हेमलता जी की, इस वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण हैं, फिर राजपूत हैं, वैश्य हैं, और उसके बाद जिन्हें शूद्र कहा गया वो हैं। इसमें औरत कहाँ है? औरत की जाति, औरत का सामाजिक स्थिति क्या है? और कुलदीप, मैं एक और बात बस जोड़ना चाहूंगी कि जो सबक सिखाने की जो पूरी मंशा है, वो भी कहीं ना कहीं इन सारी चीजों करती कि अगर आपको दबा के रखना है कोई व्यवस्था को, अगर आपको किसी समुदाय को दबा के रखना है, तो उसको सबक सिखाने के लिए, ताकि वो कोई भी अपनी आवाज नहीं उठा सके, अपने अधिकारों को नहीं मांग सके, तो वो सबक सिखाने के लिए सबसे ज्यादा जो एक इस्तेमाल करते हैं वो है महिलाएं, जिनको सबक सिखाया जाता है कि भाई रेप करना एक तरह से सबक सिखाने जैसा है, कि अगर मैंने कोई आवाज उठाई तो मेरे परिवार को अच्छा है कि मैं रेप कर दिया जाए ताकि मैं अपनी आवाज ही नहीं उठाऊं। इसलिए पारिवारिक रंजिश में भी कई बार देखें कि बदला लेने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। वही हेमलता जी, जो आप सवाल मैंने पूछा था कि उस पर अगर आपसे एक इंसाइट मिले कि औरत की सामाजिक स्थिति क्या है, जब वो जो हमें वर्ण पता है 4, लेकिन औरत नहीं है उसमें, तो औरत कहाँ है? सबसे नीचे है वो। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, अहम है। इसके लिए एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, जैसे अभी हम जो बात कर रहे हैं कि जब अगर बदला लेना है या सबक सिखाना है किसी समुदाय को, और वो समुदाय हो सकता है धर्म के आधार पे वो समुदाय माने किसी एक को, या जाति के आधार पे माने, तो हमने ये बहुत सारे केसेस में पहले भी देखा है। जैसे 2006 में महाराष्ट्र में खैरेलांजी एक गांव है, वहां पर पूरे दलित जो गांव है उसको जला दिया गया था, और महिलाओं के साथ भी यौनिक हिंसा के मामले भी उसमें आए थे।
उसके बाद 2010 में देखिए मिर्चपुर हरियाणा का जो केस है, वहां पूरा एक दलित गांव जला दिया गया था। और वो जातिगत हिंसा का मामला था और उसमें बदला लेने के लिए महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। ऑफ कोर्स उसमें सेक्सुअल वायलेंस के कोई केसेस सामने नहीं आए थे। अब अगर हम इसी बात को लेके जाएं उन एरियाज में, जैसे कि हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट में, जहां पर इस समय एफस्पा लगा हुआ है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, या फिर जहां पर कश्मीर में है, आप वहां भी देखेंगे कि स्टेट की तरफ से, यानी कि जो राज्य है, यानी कि देश का जो कानून या अर्थ या जो व्यवस्था है, इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी किस तरह से ऐसे लॉज बनाए जाते हैं जहां पर महिलाओं के साथ होने वाली यौनिक हिंसा के अंदर इंस्टीट्यूशन के लोगों को, यानी कि जहां पे आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को इम्प्यूनिटी है, यानी कि सेक्सुअल वायलेंस के केसेस अगर वो करते हैं, जैसा कि मनोरमा देवी का केस हुआ था असम में, या फिर हम लोग मैं जगह का नाम भूल रही हूँ, लेकिन कश्मीर में जो शोपिया में रेप और मर्डर हुए थे महिलाओं के, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सनल हैं उनके ऊपर आरोप लगे थे। उसके बाद उसमें आगे बहुत कुछ नहीं हुआ, उसके अंदर कोई कन्विक्शन नहीं हुई। तो अब आप ये पूरी व्यवस्था देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि कम्युनली किसी को टारगेट करने के लिए या सबक सिखाने के लिए ना केवल समुदाय और लोग हिंसा कर रहे हैं, बल्कि हमारे देश के कानून भी ऐसे हैं जो इस तरह के लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, जिनके पास पावर है या जिनके पास वो प्रिविलेज है। पहली बात तो ये। अब समाज के अंदर, जैसे आपने कहा कि महिलाओं का दर्जा क्या है, अगर हम हमारे यहाँ की वर्ण व्यवस्था देखें तो ये इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं को तो हमेशा सेकंड कैटेगरी ऑफ सिटीजन, जिसको कहते हैं कि एक द्वितीय दर्जे या फिर निचले दर्जे के सिटीजन की तरह देखा जाता है। जैसे कि अरुंधति रॉय ने भी जब अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब का शुरू में इंट्रोडक्शन दिया था, एनाइलेशन ऑफ कास्ट का, उसमें उन्होंने महिलाओं की स्थिति का भी वर्णन किया था कि ये वर्ण अवस्था में महिलाएं तो एक तो सबसे निचले दर्जे पे आती हैं, जिस तरह से हमारे समाज में व्यवस्था है, जो कि नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कि वो उनको भी किसी एक दलित या फिर किसी एक अंडर प्रिविलेज्ड इंसान की तरह ही देखा जाता है, चाहे वो महिला किसी स्वर्ण के घर में हो या फिर बाकी जातियों के घर में हो, वो हमेशा द्वितीय दर्जे पे ही रहती है। और क्यों वो रहती है और उसके ऊपर क्या भार है उसके कंधों पे, अगर आप देखें तो चाहे वो स्वर्ण हो या दलित हो या ओबीसी हो, कहीं पे भी हमेशा हर जगह ये कहा जाता है हमारे साउथ ईस्ट एशिया के कॉन्टेक्स्ट में और जगह भी, कि घर की इज्जत और समाज की इज्जत महिला पर टिकी हुई है। अगर उसके साथ में यौनिक हिंसा होती है तो घर की इज्जत भी जाती है और समाज की इज्जत भी जाती है। सबसे पहली बात ये आती, उसके ऊपर क्या असर होता है उसका, मानसिक या शारीरिक, उसके ऊपर पहले नजर कभी नहीं जाती, जिसकी वजह से ये डिसीजन लेने वाले लोग कि इस तरह की यौनिक हिंसा को इस महिला को रिपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन वो महिला नहीं लेती है, वो कोई और लेता है, या फिर उसके बदले में उसे रिपोर्ट ना करके, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई ना करके, उसके बदले में जाके उस समुदाय की महिलाओं का बलात्कार किया जाता है या फिर और तरह की यौनिक हिंसा की जाती है। इसी से मुझे याद आता है कि इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे हमारे इतिहास में हो या यूरोपियन और बाकी मुल्कों में भी आप देखें कि जो विजयी सेना रही है, विजयी होने वाले लोगों ने हारने वालों की जमीन सबसे पहले कब्जाई है और उसके बाद जिस चीज पे जिस पर अधिकार समझा वो औरत है, कि जमीन और औरत। इंटरनेशनल लेवल पर भी देखें तो मतलब मैं सिर्फ भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम जाति के लिहाज से बात कर रहे हैं, पर दुनिया भर में भी ये दिखता है कि जो हाशिए पर हैं उनकी औरतें ज्यादा वल्नरेबल हैं। जैसे पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय है जो सोशली बहुत निचले पायदान पे है, हाशिए पे है, उनकी औरतों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप की बहुत घटनाएं होती हैं। या
इस्लामिक स्टेट जब चरम पर था, तब यजीद महिलाओं के साथ जो बर्बरताएँ हुई, उसकी कहानियाँ सबने पढ़ी और सुनी। मैं ये अगला सवाल मेरा ये है, उषा जी आपसे शुरू करें कि ये ऐसा क्यों है कि इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन फिर भी ये सामाजिक स्थिति और यौन हिंसा का जो रिश्ता है, इसको एक्सेप्ट करने में एज़ अ सोसाइटी दिक्कत क्या पेश आती है? मतलब क्योंकि कुलदीप ऐसा लगता है ना कि जो एक तरह से तो अगर यौन हिंसा की बात है तो पहली बार जैसा हेमलता ने भी बोला कि रिपोर्ट कौन करेगा और करेगा या नहीं करेगी वो महिला, ये भी जो समाज है वो तय करता है। या अगर मेरे साथ यौन हिंसा हुई है तो उस यौन हिंसा का क्या किया जाएगा, उसकी रिपोर्ट होगी या उसके दूसरे समुदाय से बदला लिया जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक तरह की सिचुएशन है। तो एक तरह तो क्योंकि उसको इज्जत से जोड़ा जाता है कि अगर मेरे साथ यौन हिंसा तो मेरी इज्जत चली गई, तो इसलिए भी बड़ा समाज में लड़कियों की दृष्टि से देखा था। ये तो अब भी चाहे महिला आंदोलन कहो, महिला आंदोलन की वजह से या कानूनों की वजह से या बहुत सारे मीडिया की वजह से या बहुत सारे जो सपोर्ट स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं लड़कियों महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए, उनके कारण फिर भी अभी इतनी सारी रिपोर्टिंग हो रही है समाज में, जो कि एक अच्छी बात है कि हमारे सामने ये सारे यौन हिंसा के मामले उभर कर आ रहे हैं। नहीं तो उससे पहले तो रिपोर्टिंग का मामला ही नहीं था, क्योंकि ये एक तरह का इज्जत से जोड़ करके देखा जाता था। ये जो जिसके साथ हुआ है उसकी इज्जत जाएगी, जिसने किया है उसकी इज्जत नहीं जाएगी। उसको तो बचाने के लिए सब लोग लग जाएंगे, पूरा परिवार लगेगा, उस जाति के लोग लग जाएंगे उसको बचाने के लिए। लेकिन जिस लड़की के साथ हुआ है उसको एक बेचारी या उसको एक अबला की तरह से देखेंगे, और फिर समाज का जो नजरिया है उसको देखने का या उस पर बहुत बार सवाल करने का कि अभी तो ये तो चाहे हाथरस कहो या निर्भया कहो, ये तो काफी भयावह स्थिति में सामने आए, लेकिन दूसरे जो यौन हिंसा के मामले हैं उन यौन हिंसा के मामले में तो पहला ब्लेम लड़की पर ही आता है कि इसका ही कोई गलती होगी या इसने ही इस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया होगा, इसलिए इसके साथ ये हुआ। तो लड़कियां पे खुद पे इल्जाम आता है, इसलिए काफी बार वो मामला रिपोर्ट नहीं होता है। या फिर लगता है कि परिवार कहता है कि अगर तुम बात करोगी तो अपने परिवार की इज्जत चली जाएगी, इसलिए तुम इसको रिपोर्ट मत करो। बहुत बार घर के मर्द भी जो रिलेशन में लगते हैं रिश्तेदारी में, वो भी काफी बार यौन हिंसा लड़कियों के साथ करते हैं परिवार में, लेकिन वो सारी की सारी यौन हिंसाएं दबा दी जाती है, क्योंकि वो देखते हैं कि अगर ये लड़की बोलेगी तो हमारे परिवार की इज्जत चली जाएगी। तो सारा मसला मुझे लगता है कि इस इज्जत का है। और ये इज्जत की जो मैं कहती हूँ बहुत बार कि इज्जत की जो पगड़ी है या टोपी है वो लड़कियों के सर पे है, महिलाओं के सर पे रखी हुई है, उसको ही वो लेके चलना है और उसको ही वो भार उठा के चलना है। इसमें वो उसके साथ यौन हिंसा हो, उसका अपनी मेंटल स्थिति खराब हो, शारीरिक स्थिति खराब हो, या वो समाज में आगे कुछ कर नहीं पाए, उसका किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। जी। उषा जी की इस बात में मैं एक चीज जोड़ना चाहती हूँ, एक बहुत अहम डेटा है, क्योंकि देखिए, और जो डेटा है वो बहुत सारी चीजें कई बार सामने क्लैरिटी भी लाता है, और अगर उस डेटा को आप गलत तरीके से, आंकड़े हैं उसे आप कैसे भी इंटरप्रेट करें वो मिसयूज भी हो सकते हैं। लेकिन स्पष्ट तौर पे जो आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हैं, 2017 का जो लास्ट आंकड़ा है जिसके अंदर ये एनालिसिस किया गया था कि जो उस साल में केसेस आए थे सेक्सुअल वायलेंस के, यानी कि हर प्रकार की यौनिक हिंसा जो महिलाओं और लड़कियों के साथ होती है, उसके अंदर स्पेसिफिकली जब रेप का मुद्दा आता है, 93% केस जो 2017 में रेप के आए, जो ओवरऑल केस आए उसमें से 93% जो रेप था वो उन लोगों ने किया था जो कि उस रेप की विक्टिम या सर्वाइवर के फैमिली मेंबर थे या दोस्त थे या पड़ोसी थे, या फिर वो उनके एम्प्लॉयर यानी उनके जो सीनियर ऑफिस में थे, या फिर ऑनलाइन दोस्त थे सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये भी एक स्थिति हमें सामने रखनी बहुत जरूरी है। जैसे कि उषा जी ने कहा कि यहाँ पर जब वो जानने वाले आ जाते हैं और इतने सारे केसेस हैं, तो रिपोर्टिंग का तो वहां पर स्कोप बहुत ही जीरो हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, जब तक उस महिला के साथ में कोई सपोर्ट या फिर कलेक्टिव ना हो, यानी कि
ऐसे लोगों का जुड़ाव जो उनके साथ उस मुद्दे पे जुड़ सके, जो कि महिला आंदोलनों ने या फिर और तरीके के आंदोलन भी हैं, जो दलित राइट्स मूवमेंट है, ट्राइबल राइट्स मूवमेंट है, उसके अंदर भी ये मुद्दे लगातार से आते रहे हैं। ये जो दलील है कि आपने देखे होंगे वीडियोस, हाथरस से आए, बहुत लोगों ने कहा कि इसमें जाति मत खोजिए, ये तो एक घटना है। मतलब ये जो एक पूरी दलील है कि जाति को जेंडर से अलग रखें, इसके पीछे का साइंस क्या है? मतलब मैं साइंस कह रहा हूँ, इसके पीछे की सोशियोलॉजी क्या है, वो सही शब्द है कि क्यों जब भी ये बात होती है तो कुछ लोग आके खड़े हो जाते हैं कि नहीं, ये एक महिला के साथ हुआ अपराध है, भले ही वो दलित है, आप उसमें उसके दलित होने की आइडेंटिटी का क्या रोल है? तो ये दलील के पीछे की सोशियोलॉजी क्या है? क्यों इस बात को छिपाने की कोशिश होती है? तो इस पे मैं शुरू करना चाहूंगी थोड़ा-सा, और फिर उषा जी आप ज़रूर जोड़ें इसमें, जहाँ पर भी आपको लगे कि कुछ चीज़ें बोलना बहुत अहम है, जो मैं कह रही हूँ उसके साथ-साथ, और उसी समय कहना कई बार अहम होता है, ताकि उसका जो है कॉन्टेक्स्ट ना बदल जाए। तो इसके पीछे का जो सोशियोलॉजी है, देखिए, स्पष्ट तौर पर पितृसत्तात्मक समाज है। इसको समझने के ये है क्या पितृसत्तात्मक समाज? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि इसके पीछे सिर्फ पुरुष हैं? या फिर ऐसे लोग भी हैं जो पुरुष होने के साथ-साथ जिनके पास और तरह के विशेष अधिकार यानी कि प्रिविलेजेस भी हैं। तो वो स्वर्ण जाति के पुरुष, स्वर्ण जाति की महिलाएं भी ज्यादा पावरफुल होती हैं पितृसत्ता में एज कंपेयर टू जो स्वर्ण जाति में नहीं है उन महिलाओं से, और उन पुरुषों से भी कई बार ज्यादा पावरफुल होती हैं। तो जाति और पितृसत्ता और जेंडर का जो आपस में जो एक्सेस जहां पर ये एक दूसरे से जुड़ते हैं या टकराते हैं, वो उसको इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। और अगर कोई ये आर्गुमेंट्स दे रहे हैं तो इन आर्गुमेंट्स का साफ तौर पर यही मतलब होता है कि पितृसत्तात्मक समाज को, उस ढांचे को बनाए रखना है। और मैं क्यों कह रही हूँ पितृसत्तात्मक समाज का जो ढांचा है, इस तरह की आर्गुमेंट्स उसको बनाए रखती हैं, वो इसलिए कि इसको समझने के लिए हमें देखना है ये पितृसत्ता का ढांचा किन चीजों पर खड़ा है। ये अगर हम सिंपल देखें तो 4 इसके जो है पिलर एक तरह से देखे जाएं। एक है रिसोर्स, एक है प्रोडक्शन, एक है रिप्रोडक्शन, और चौथा है मोबिलिटी। रिसोर्स यानी कि संसाधन। संसाधन जो है, चाहे वो नेचुरल संसाधन है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो भी है, वो किसके हाथ में होगी? वो पितृसत्ता के उसमें देखा जाए तो पुरुषों के हाथ में होगी, या फिर जहां कास्ट और पितृसत्ता का जेंडर का इंटरसेक्शन आता है तो वहां पर डोमिनेंट कास्ट जो है उनके हाथ के, चाहे वो पुरुष हो, उनके समाज के पुरुष हो या महिलाएं हो, उनके पास रहेंगे। वो कंट्रोल हमेशा से वहां रहेगा, जो प्रिविलेज्ड है। अब आगे संसाधन की बात के बाद हम करेंगे प्रोडक्शन, यानी कि नौकरियां या कामकाज, समाज को चलाने के लिए जो चीजें जरूरी है, उसमें प्रिविलेज किसके पास होगी? पुरुषों के पास होगी। तो प्रोडक्शन यानी कि सब चीजों को बनाने और संसाधनों को इस्तेमाल करके उसमें से कुछ फाइन फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने की जिम्मेदारी और उसकी प्रिविलेज भी पुरुषों के पास होगी, या फिर जब कास्ट आती है तो डोमिनेंट क्लास के जो भी पुरुष महिलाएं उनके पास होगी। फिर आता है तीसरा पिलर रिप्रोडक्शन, यानी कि कौन किससे शादी करेगा, कौन किससे बच्चा पैदा करेगा। तो हम मान लेते हैं कि हम जाति को नहीं मानते, तो जब एक सवाल अगर आप परिवार में उठा दे कि आपके बेटे या बेटी की शादी आप कहाँ कराएंगे, जो लोग ये भी कहते हैं कि हम जाति को नहीं मानते, वो लोग, वहां पर आपको पता चलेगा कि वो लोग जाति को मानते हैं या नहीं मानते। क्योंकि ये भी पितृसत्ता से जुड़ा हुआ सवाल है कि कोई और ये निर्धारित करेगा कि इस लड़की की शादी किस लड़के से होगी या उस लड़के की शादी किस धर्म या समाज में होगी। यानी कि जब रिप्रोडक्शन होगा तो आपका जो समाज है, चाहे वो स्वर्ण समाज है, चाहे वो उसके अंदर ठाकुर है, ब्राह्मण है, वो चाहेंगे कि जितना ज्यादा प्योरिटी बनी रहे, हमारा समाज जितना पवित्र बना रहे, उतना ज्यादा बढ़िया होगा। और ये भी पितृसत्ता डिसाइड कर रही है। और प्योरिटी और इम्प्योरिटी की जहां बात आ जाती है, साफ या गंदा,
हाँ, अपवित्र या पवित्र, छूत या अछूत, वहां तो कास्ट जुड़ा ही है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जहां पर जेंडर है, वहां वो जेंडर का मुद्दा कास्ट से नहीं जुड़ा है? ये तो बहुत ही आपस में जुड़े हुए। चौथा है मोबिलिटी। मोबिलिटी यानी कि आने जाने की व्यवस्था या उसके ऊपर किसका कंट्रोल है। वह वो चौथा पिलर भी पितृसत्ता में दिखाता है कि उनकी मोबिलिटी, उनके आने जाने पे ज्यादा कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे जैसे महिलाओं के, आप कहाँ जाएंगी, कब जाएंगी, किसके साथ जाएंगी, क्या पहनेंगी, किस तरह से हंसेंगी, किस तरह से चलेंगी, कहाँ खड़ी नहीं होंगी, ये सारे सवाल महिलाओं पे लागू होते हैं। अब इसके अंदर आप कास्ट का एक्सेस ले आइए। दलित लोग, जो दलित समाज के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे, चप्पल पहन के जाएंगे या नहीं जाएंगे, शादी में घोड़े पे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, पगड़ी पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, देवता के मंदिर में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये सब भी उसी समाज में निर्धारित होता है। और इसको मिलकर देखिए, इसके अंदर ना केवल पुरुषों की एक बहुत अहम भूमिका है जिसको क्वेश्चन करने की जरूरत है और जहां बदलाव लाने की जरूरत है। तो पितृसत्ता में ना केवल पुरुष है जो ये निर्णय ले रहे हैं, बल्कि बहुत सारी जगह में, जैसे हम ये कहते हैं कि जो सास है वो तो बहुत ज्यादा खराब बोलती है, लेकिन ससुर है वो बेचारे कुछ नहीं कहते, वो चुप रहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ससुर की या पूरे परिवार की पितृसत्ता महिलाओं के द्वारा, महिलाओं को एज अ टूल बना के, महिला को महिला का दुश्मन बना के चलाई जाती है। तो इन चीजों को हमें समझने की और इसके ऊपर सवाल लगातार उठाने की जरूरत है, क्योंकि व्यवस्थाएं बदलती रही हैं। हम पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ऊपर गया है। क्या ये जो कास्ट का समीकरण है और जेंडर का, इसमें हम देखते हैं जमीनी तौर पे आज भी वो बदलाव जो है नहीं आया है। स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं संस्थागत रूप से, वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है। तो मैं यहाँ रुकूंगी, शायद मैंने बहुत ही ज्यादा बोल दिया है। नहीं आपने, अरे नहीं आपने, मैं टोकना चाह रहा था, बीच में एक सवाल था मेरा, लेकिन मैंने इसलिए नहीं टोका कि बहुत ही स्मूथली और बहुत ही फ्लो में, बहुत सरल तरीके से आपने बहुत जरूरी बात कही। उषा जी, आपको जोड़ना चाहती हैं? मैं बस काफी बातें हेमलता ने बोल दी है। मैं एक ही बात कहती कि हमें जब ये बात करते हैं कि भाई दलित का मुद्दा नहीं उठाया जाए, तो ये क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पावर को बनाए रखने के लिए लोग बोलते हैं। यही जब हम देखते हैं कुछ मामलों में कि अगर यही राजपूत, ब्राह्मण या जाट या अन्य जातियों का जब मामला हो, तब तो ये जाति का मुद्दा या दलित का मुद्दा या फिर दूसरों का मुद्दा इसको नहीं बोलेंगे। तब वो अपना जाति समीकरण को लेकर के सारी बात करेंगे और सारा समाज एकजुट हो जाएगा। यही अगर अपोजिट हो जाए, अपोजिट यौन शोषण हो जाए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लोग पावर में हैं वो लोग इस चीज को क्योंकि वो दलित थी दबाना चाहते हैं उसको। उस मुद्दे का जो कहते हैं कि उस मुद्दे का जो अहमियत है या उस दलित होने के कारण जो अहमियत है उसको कहीं ना कहीं एक तरह से कम करना चाहते हैं। और ये जाति प्लस धर्म प्लस जेंडर, इन तीनों चीजों का भी जो एक पितृसत्ता भी हेमलता ने जोड़ा है, तो इन सबको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। और जब हम महिला की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इन सारे ही मामलों में हमें जहां जरूरत हो जाति को देखना चाहिए, क्योंकि उससे चीजें बहुत बदलती है, उससे चीजें कॉन्टेक्स्ट को समझ में आता है और उससे हम उसका जो पूरा वनरेबिलिटी है वो वनरेबिलिटी भी उससे समझ में आती है। क्योंकि जो सारे सामाजिक नियम हैं वो समाज ने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर ये पूरे के पूरे जो नियम है वो बनाए हैं और इन नियमों के लिए ही इन सारी चीजों को किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है इसको देखना। जी, दलितों के साथ आप अभी जिक्र कर रही थी कि अगर दूसरी तरफ की जाति में इस तरह का केस होता तो कुछ और ही नैरेटिव होता। जैसे ही एक नैरेटिव बना हुआ है कि दलितों की राजनीति करना ही जातिवाद है, किसी और की नहीं। या जैसे अभी तो एक बदमाश का एनकाउंटर हुआ, कुछ लोगों ने उसको लेकर के एक जातिगत नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि ब्राह्मण के बेटे का एनकाउंटर हुआ। लेकिन अगला सवाल जो एक प्योरिटी और इम्प्योरिटी वाला जिक्र आपने किया था, मैं छोटा सा एक सवाल करना चाहता था। भवरी देवी केस का आपने जिक्र किया ही, हाथरस केस पे भी एक वहाँ लोकल्स का वीडियो इस तरह का आया जिसमें आरोपियों के पक्ष में बात कहते हुए कहा गया कि हम उनके घर का पानी नहीं छूते हैं तो उनकी लड़कियों को क्यों छुएंगे। जो अनटचेबिलिटी है उसे
एक गर्व की तरह पेश किया जाता रहा है कि हम तो भाई उनका पानी भी नहीं छूते, इसलिए हम और भी शुद्ध वाले ब्राह्मण हैं, और भी शुद्ध वाले राजपूत हैं या वैश्य हैं जो भी। लेकिन औरतों के संबंध में ये नियम गायब क्यों जाता है? मतलब क्यों ये जो सो कॉल्ड जातीय शुद्धता है, उससे भी आदमी समझौता करने को तैयार हो? वही जो कुलदीप पहले भी मैंने बात कही थी, औरतों के संबंध में ये नियम इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि जो पूरी सबक सिखाने की जो वो है कि इन जाति के लोगों को सबक सिखाया जाए, तो सबक सिखाने के लिए महिला ही एक तरह का टूल की तरह से महिला को इस्तेमाल करते हैं, महिला की सेक्सुअलिटी को टूल की तरह से इस्तेमाल करते हैं। और सभी ये पूरा समाज समझता है कि अगर किसी महिला की सेक्सुअलिटी के साथ अगर इस तरह का उसका यौन शोषण किया जाए तो कहीं ना कहीं उस समाज की इज्जत का हम एक महिला के साथ रेप करते हैं तो पूरे के पूरे उस समुदाय की इज्जत को हम नीचे गिरा देते हैं, डाउन कर देते हैं उसकी पूरी इज्जत को। तो उसकी इज्जत अगर डाउन हो जाएगी तो फिर वो जो चाहे अपने आवाज उठाना हो या अपने अधिकारों की बात करना हो या उनका इकट्ठा होना हो, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं ब्रेक आएगा। तो जो एक डर का माहौल बनाना चाहते हैं इस तरह की चीजों को करके, जिससे वो जातिवाद का डर या धर्म का डर या सत्ता का डर बना रहे कि देखो हम ये कर सकते हैं, अगर आप ये करोगे तो हम इसका जवाब इससे देंगे, और उसका सबसे जो खराब चीज है उसको उस तरह से वो उसमें मानते हैं, क्योंकि महिला को पूरा संपत्ति की तरह से देखा जाता है। थोड़ी देर पहले आपने भी कहा कि देश दुनिया में जहां भी जितने सारे दंगे लड़ाइयां सब कुछ हुई है तो हर स्तर पे पहले उनकी संपत्ति ली जाती है और फिर उनकी महिलाओं को भी लिया जाता है, क्योंकि संपत्ति की तरह से महिलाओं को माना जाता है। चाहे हमारे यहाँ हम महाभारत का वो द्रौपदी वाला चीर हरण वाला जुए वाला मामला देख लो, उसका उदाहरण हमारे धर्मों से लेकर के या अब तक की स्थिति जो हेमलता ने भी अलग अलग राज्यों की स्थिति के बारे में बताया कि किस तरह से यहाँ पे राजस्थान में भी ऐसी कई घटनाएं हुई है कि जब एक धर्म ने दूसरे धर्म वालों को या एक जाति वालों ने दूसरे जाति वालों के साथ बदला लेने के लिए कोई भी लड़ाई की तो उनका जो घर और गांव जलाने के साथ साथ महिलाओं के साथ जो रेप का मामला या उनकी महिलाओं को उठा के ले जाने वाला मामला है, या ठीक है हमने रेप करा और हमने हमारा तुम्हारी कोख में हमारा बच्चा डाल दिया, तो इस तरह की जो सारी चीजें हैं मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इन चीजों को ऐसे भी देखते हैं। मैं इसके अंदर एक छोटा सा वाक्य, एक दो वाक्य वो जोड़ना चाहूंगी। ये उदाहरण डायरेक्ट फील्ड से हैं। तो IIT दिल्ली ने करीब 4 साल पहले एक स्टडी की थी हरियाणा में। उसके अंदर ये था कि जो वहां पर हमेशा से सेक्स रेशो जो है वो कम रहा है, लड़कियां कम है और लड़कों की संख्या ज्यादा है। और इसके पीछे जो है डायरेक्टली जो कारण है वो भ्रूण हत्या का कर देना या फिर लड़की पैदा होने के बाद उसे मार देना, इस तरह की चीजें। तो वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। और अभी हरियाणा में ये स्थिति है कि जब शादियों के लिए लोकली लड़कियां नहीं मिल रही हैं तो वहां पर अलग राज्यों से, दूसरे राज्यों से लड़कियों को एक तरह से खरीद फरोख्त करके लाया जाता है और वो वल्नरेबल फैमिलीज से है, चाहे वो ट्राइबल है। वेस्ट बंगाल से बहुत सारी लड़कियां आपको वहां मिलेंगी, फिर नेपाल से मिलेंगी, और वहां पर कोई जाति नहीं देखी जाती है। उनको एक महिला चाहिए जो घर में आप उनके लिए बच्चा पैदा करे और उसको एक तरह से प्रॉपर्टी की तरह वो देख रहे हैं कि हम खरीद के लाए। अब वहां पर जब ये सवाल पूछा गया, उस रिसर्च का बहुत अहम सवाल था कि यहाँ पर तो जाति पंचायत ही डिसाइड करती है। इतने सारे ऑनर किलिंग होते हैं, एक जाति से अगर दूसरी शादी दूसरे की हो जाए या गोत्र के बाहर ये सारी चीजें हो जाए सेम गोत्र में, तो हिंसा हो जाती है, लड़का या लड़की को मार दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो आपके यहाँ नेपाल से भी लड़कियां आ रही हैं जिनकी आप जो यहाँ की नहीं है, आपके गोत्र और आपके जाति की नहीं है। तो फिर इस मामले में आपका क्या कहना है? वहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि महिला की कोई जात नहीं होती, महिला जो है एक प्रॉपर्टी की तरह है, उसकी कोई जात नहीं होती। जात सिर्फ पुरुष डिफाइन करता है। एक तो ये मतलब जब हमने सुना तो
एक बहुत ही हार्ड हिटिंग फैक्ट था, एक तमाचे की तरह लगता है सामने आके कि मतलब आप उसको अपने समाज का हिस्सा भी नहीं मान रहे हैं अगर आपका समाज जातिवादी धारणाओं पे भी खड़ा है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो उसके अंदर भी आप उसे उसमें नहीं जगह मान नहीं रहे। दे रहे हैं। पहले वो हाँ, पिता से अपनी जाति डिराइव करती है, जो पिता की का उपनाम है वही उनका सरनेम है, फिर शादी हो जाती है तो जो पति का सरनेम है वही उसका सरनेम। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक वाकया है, अगर हमारे पास समय है तो छोटा-सा, ये छत्तीसगढ़ से है। तो छत्तीसगढ़ में 2014 में हम लोग रिसर्च कर रहे थे कि जो मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो उनकी महिलाओं की स्थिति क्या है, इकोनॉमिक उनका जो दर्जा है, कहाँ पर वो उसमें आर्थिक व्यवस्था में कहाँ उनका रोल है। और उसके अंदर हमारे पास एक सबसे वल्नरेबल ग्रुप था, जिसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के एक शेड्यूल में ये मेंशन्ड है। तो ऐसे ही हमारे देश में करीब 75 ऐसे ट्राइब्स हैं जिनको हम कहते हैं कि उनकी स्थिति इतनी वल्नरेबल है कि उनकी पॉपुलेशन भी कम हो रही है, उनकी हेल्थ कंडीशंस खराब है, उनका न्यूट्रिशन है, एजुकेशन, सब चीज वल्नरेबल है। तो उसमें एक ट्राइबल ग्रुप था, आदिवासी ग्रुप बैगा। तो बैगा जो समुदाय हैं वो छत्तीसगढ़ के अलग-अलग एरिया में रहते हैं। और ये बात है मांडला जो फॉरेस्ट रेंज है, जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक जाती है, उस फॉरेस्ट रेंज में हम लोग वहां पर इंटरव्यूज कर रहे थे। तो हमने सबसे पहले ये नोटिस किया कि सभी जो बैगा महिलाएं हैं, उनके पूरे शरीर पे टैटूज, जिसको गोदना कहते हैं, हाँ, वो बना हुआ है और पूरे शरीर पे बना हुआ है। और माथे पे तो जरूर है। तो बातचीत यहीं से शुरू होती है महिलाओं के साथ की, और वो बेहद खूबसूरती से बने हुए डिजाइन है। तो बात यहीं से शुरू होती है कि सभी महिलाओं के लिए क्यों? अब महिलाओं के पास वहां पे ये नैरेटिव था कि जब मुगल जब इन्वेजन हुआ और उसके बाद बाकी भी हिंदू राजाओं ने जब भी आक्रमण किया, तो ये लोग फॉरेस्ट में रहा करते थे। तो धीरे-धीरे करके वो सेनाएं जंगलों तक भी पहुंची और बैगा समुदाय के लोगों को लगा, पुरुषों को, कि हमारी महिलाओं के ऊपर अटैक किया जाएगा, उनके साथ में यौन हिंसा होगी, तो क्यों ना इन्हें बदसूरत दिखाया जाए। तो पहले उनके ऊपर काली मिट्टी पोत दी जाती थी। तो वहां पर उस एरिया में काली मिट्टी है। तो जब काली मिट्टी पोती गई उनके ऊपर पूरा कि ये खराब दिखेंगी, तो वो बारिश में धुल जाएगी, काम करते हुए धुल जाएगी, तो वो परमानेंट नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन निकाला गया कि इनके ऊपर परमानेंट गोदना कर दिया जाए काली स्याही से, इनके पूरे चेहरे पे कर दिया जाए, शरीर पे, ताकि ये आकर्षक ना दिखे और इन पे अटैक नहीं होगा। तो तब से ये निर्धारित हो गया कि बैगा महिला की पहचान ये है, जिसके माथे पे टैटू होना एक तो बहुत जरूरी है, और पूरे शरीर पे टैटू होगा, वही बैगा महिला मानी जाएगी, और बैगा की शादी बैगा से ही होगी। तो वहां पर ये कहावत है कि बैगन की पहचान है गोदना। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक समुदाय महिला की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल तो करना ही है कि जिसके माथे पे टैटू नहीं होगा वो बैगा से शादी नहीं करेगी या वो समाज से बाहर हो जाएगी। दूसरा ये है कि समुदाय को पता है कि जब हमारी जमीन और हमारे रिसोर्सेज पे, संसाधन पे अटैक होगा, तो महिलाएं तो उसमें जरूर अटैक में आएंगी, क्योंकि उनको ना केवल बैगा भी प्रॉपर्टी की तरह देखते हैं, बल्कि बाकी समुदाय, बाकी लोग भी प्रॉपर्टी की तरह देखते हैं, तो वो प्रॉपर्टी छीनी जाएगी। तो उनको बचाने के लिए क्यों ना उन्हें बदसूरत दिखाया जाए। तो वो टैटू की प्रथा वहां से शुरू हुई। तो ये महिलाओं का जो एक नैरेटिव है, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि मतलब ऐसा नहीं है कि महिला का जो दर्जा समाज में है वो उस जाति के पुरुष के बराबर होगा ही होगा। तो इसके हम ट्राइब्स के अंदर भी एग्जाम्पल्स देखते हैं, आदिवासी के अंदर समुदाय में भी और दलित समुदाय में भी बहुत एग्जाम्पल्स आते हैं। जी, आखिरी सवाल है मेरा, आप दोनों से रहेगा, मतलब थोड़ा लंबा जवाब इसका हो सकता है। उपाय क्या है? मतलब मुझे मालूम है कि बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी तो हम समस्या को समझ लें, स्वीकार कर लें, वही अपने आप में काफी है, वही पहला स्टेप है।
लेकिन इसका एक एक स्थायी हल निकालने के लिहाज से जो 2-3 इनिशियल स्टेप्स हम ले सकते हैं, सोसाइटी और स्टेट दोनों मिल कर के, वो क्या हो सकते हैं? एक तो जो कुलदीप, मुझे लगता है कि क्योंकि ऐसे इस आपने सवाल पूछा तो एकदम से हल तो मतलब, क्योंकि ये समस्या अपने आप में इतनी बड़ी है और सदियों से चल रही है, तो एक लाइन में तो इसके हल अब आप और हम एकदम से नहीं वो कर पाएंगे। लेकिन अगर देखें तो एक तो जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं जो बने हैं सारे, चाहे वो अभी जो हेमलता ने बताया कि गोदना वाले सोशल नॉर्म्स है या अन्य भी सोशल नॉर्म्स है, जैसे हम महिला को जो दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने वाले सोशल नॉर्म्स है, या फिर कहें जो टूल्स की तरह से देखते हैं, क्योंकि महिला को एक ऑब्जेक्ट की तरह से जो देखना है कि महिला एक किसी के लिए भी हो, सबको लगता है कि महिला उनके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह से है कि जिसको जब चाहे बैठ जाए, जब चाहे खड़ी हो जाए, और चाहे तो पढ़ेगी, नहीं चाहे तो नहीं पढ़ेगी, चाहे तो नौकरी करेगी, नहीं चाहे तो नौकरी नहीं करेगी, चाहे तो किससे शादी करेगी या नहीं करेगी। तो ये सारे जो सोशल नॉर्म्स बने हैं, अरे ये हर एक समुदाय में अलग अलग बने हैं और उसी सोशल नॉर्म्स को सब फॉलो करते हैं। जो भी सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता वो एक तरह से समाज उसका, राजस्थान के और हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो समाज उसको जात बाहर कर देता है, और वो जात बाहर का पनिशमेंट इतना बड़ा होता है कि कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति उस परिवार से नहीं बोलेगा, कोई भी व्यक्ति उस परिवार को सम्मान नहीं देगा। इवन अगर मैं, मेरे परिवार को जात बाहर किया है और मैं उस परिवार की बेटी हूं, मेरी शादी दूसरे गांव में हुई है, तो भी मैं भी अपने परिवार से नहीं बोलूंगी। मेरे से बाकी परिवार बोलेंगे, लेकिन मैं अपने परिवार से बात नहीं कर सकती, न ही अपने परिवार में आ सकती। तो जो इस तरह के ये सारे सोशल नॉर्म्स है महिलाओं के लिए, मुझे लगता है कि इन सारे सोशल नॉर्म्स को बदलना पड़ेगा। जो वैल्यू है मेरे लड़की होने की या मेरे महिला होने की, जो वैल्यू है, वो वैल्यू कहीं ना कहीं समाज में अभी तक भी नहीं है। हम कितनी सारी लड़कियों को देख लो, कितनी सारी महिलाओं को जो पढ़ लेती है, लेकिन उसका शादी के बाद ही डिसाइड होगा कि नौकरी करेगी या वो नहीं करेगी, और नौकरी करती भी है तो उसके बाद सारे जो हमारा सोशल नॉर्म है कि घर के जो सारे काम हैं, वो सारे घर के काम उसी को करने हैं, चाहे वो नौकरी करे या ना करे। तो इसमें कहीं बदलाव की जरूरत है। अभी धीरे धीरे जो मीडिया बहुत सारी चीजों से एक और जो ब्रेक होना चाहिए था, चाहे करवा चौथ है या ये जो व्रत है, बहुत सारे जो व्रत लाइन से, जिन व्रत को हम गिनते हैं फास्ट को, करवा चौथ है या उब छठ है या भैया दूज है या राखी है या और भी कई सारे जो अच्छे पति के लिए सोमवार का जो व्रत होता है, ये भी कहीं ना कहीं महिला को दूसरे दर्जे के नागरिक बनाते हैं। और अभी के हाल में मीडिया ने इन सब व्रत को तो इतना हाईलाइट किया है, इसको करवा चौथ को। पहले हम देखते थे कि हमारी दादी नानी के समय ये व्रत नहीं होता था, हमारी मम्मी के समय भी ये व्रत करवा चौथ नहीं होता था, लेकिन अभी आप देखो 90% महिलाएं गांव तक में, मैं गांव में काम करती हूँ, मेरे को बड़ा उनके साथ मैं एनालिसिस करती हूँ, तो गांव में भी अभी 90 के 100% यंग जो लड़कियां हैं, वो जो शादीशुदा लड़कियां बहू हैं, वो सब करवा चौथ करती है। तो ये मतलब कि जो मेरा एक तो ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा कि हम इक्वल हैं और हमें इक्वालिटी की ओर इसको ले जाना पड़ेगा। दूसरा है कि जो हमारे सपोर्ट स्ट्रक्चर हैं, सहायक ढांचे हैं सरकार के या गैर सरकारी जो सहायक ढांचे, जो एक तरह के सेफ प्लेस महिलाओं को देते हैं, उस सेफ प्लेस की भी कहीं ना कहीं हमें और ठीक करना पड़ेगा। उनकी भी जरूरत है कि वो ठीक तरह से हो पाए और ठीक तरह से वो काम करें, जाके किसी भी महिला लड़की को अगर अपनी फैमिली में कोई वायलेंस लगता है तो वो एक तरह से उसको वहां पे उन प्लेस पे जा सके, अपने को रीहील कर सके और अपने राइट्स को जान सके। और तीसरा एक और लगता है मुझे कि लड़कों और पुरुषों का जो एंगेजमेंट है, क्योंकि अभी तक अभी 5-7 सालों से तो काफी मुहिम चली, लेकिन उससे पहले तक जो महिलाओं का मुद्दा है या महिला अधिकार, लड़कियों के अधिकार का जो मुद्दा है, वो सिर्फ लड़कियों महिलाओं के लिए ही बना, लड़कियां महिलाएं आवाज उठाए। लेकिन हमें इस मुहिम में कहीं ना कहीं लड़कों और पुरुषों को भी जोड़ना पड़ेगा कि क्योंकि ये सोसाइटी तो सबकी है, फैमिली सबकी है। तो अगर एक महिला के राइट्स की बात है तो इसका मतलब एक फैमिली, हैप्पी फैमिली की बात है, एक सेफ फैमिली की बात है कि उस घर की बेटी, उस घर की पत्नी, उस घर की बहू या उस समाज की, उस सोसाइटी की एक सेफ फील कर सके।
तो कैसे गर्ल फ्रेंडली, वुमेन फ्रेंडली इन्वायरमेंट बन सके, ये एक लड़के पुरुषों का इंगेजमेंट वाली जो बात है उसको भी हमें देखना पड़ेगा। और सामाजिक जितने भी स्ट्रक्चर हैं उन सब, चाहे वो कास्ट वाले हो, जाति पंच हो, या फिर वो खाप पंचायतें हो, उन सब के अंदर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तक भी वहां पुरुष ही बैठे हैं और वो एक तरफ से पुरुष होकर के सारा फैसला करते हैं, तो उन वहां पर भी इन सारे मुद्दों को उठाना पड़ेगा और इन सारे मुद्दों को एक तरह से जो डिस्कशन है उन सारे मुद्दों को चर्चा में लाना पड़ेगा। प्रो वीमेन प्रो गर्ल जितनी चीजें हैं वो मुझे लगता है कि होगी तो ठीक होगा। और जो अवेयरनेस, तो क्योंकि आप मीडिया भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, संस्थाएं भी कर रहे हैं, अवेयरनेस का काम तो लगातार हो ही रहा है, जिसके बदौलत हम देख रहे हैं कि काफी स्थिति में, जो आज से 30 साल पहले की स्थिति में अभी की स्थिति में काफी कुछ बदलाव आया है, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ और तय करना है, बहुत कुछ मंजिल और पानी है हमें इस बराबरी की मुहिम में। थोड़ी और रफ्तार देने की जरूरत है। बहुत जरूरी बातें आपने कही। हेमलता जी, आपको जोड़ना चाहती हैं? उषा जी ने बहुत अहम बातें, जो जिसको कहते हैं कि जिसके ऊपर एक परिवर्तन का जो फाउंडेशन है खड़ा हो सकता है, वो अहम बातें उन्होंने रखी हैं। मैं बस उसके अंदर एक दो चीज और जोड़ना चाहूंगी कि इसकी जो शुरुआत है, ये जो बदलाव है, इसको हम केवल जेंडर, जैसे अभी हमारी पॉलिसीज बहुत जेंडर ब्लाइंड है, मतलब वो यही नहीं मानती हैं कि जेंडर का मुद्दा जो है वो किसी एक महिला या पुरुष को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो जो संस्थागत ढांचे हैं, जो उषा जी ने कहा, उनको बहुत एनेबलिंग, यानी कि ऐसा स्पेस प्रोवाइड करना पड़ेगा कि उसके अंदर जाकर जो भी हमें रिलीफ मैकेनिज्म है वो मिले, बिना ये सवाल पूछे कि आप किस जेंडर के हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। तो एक तो जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव जो है अप्रोच होनी चाहिए। ये जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच में बहुत सीधी सी बात है कि जेंडर के जो समीकरण है, जेंडर डायनेमिक, जेंडर अनइक्वल जेंडर पावर, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है जेंडर के आधार पे, हमारी पॉलिसीज और लॉज उसको भी चैलेंज करें, उसे तोड़ें, ना कि बनाए रखें। यानी कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था है जो पुरुषों को ज्यादा अधिकार या विशेष अधिकार देती है, उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए हमें कानून और नियम बनाने होंगे। तो संस्थागत तौर पे तो ये। दूसरा कि जो मर्दानगी का जो मुद्दा है, पुरुषों के साथ जब बात करेंगे हम, तो ये समझना बहुत जरूरी, जैसे उषा जी ने बहुत अच्छे से कहा कि एक परिवार, एक समाज और एक इंसानों के आपसी रिलेशन का मुद्दा है। तो उसके अंदर जहां पे हम अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, जहां पे महिलाएं सबसे ज्यादा हाशिए पे हैं, हमें ये भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि पुरुष भी इस सत्तात्मक समाज की वजह से, जहां पर मर्दानगी का जो एक प्रेशर उनके ऊपर भी रहता है, तुम पुरुष हो तो रो नहीं, लड़का हो तो ऐसे गेम खेलो जो लड़कों वाले हैं, ऐसे खिलौने, फलाना फलाना अलग चीजें जो पुरुषों के लिए नियम बनाए। अगर आप पुरुष या लड़का उन्हें तोड़ेगा तो उससे फिर कहा जाएगा क्या तुम महिला हो, और महिला से क्यों कंपेयर किया जाएगा, मजाक उड़ाने के लिए, क्योंकि महिला को तो आप पहले ही अंडर वैल्यू करते हैं। तो पुरुषों के ऊपर भी जो प्रेशर रहता है कि वो प्रिविलेज पाते रहें, तो कौन सा पुरुष है जो प्रिविलेज पाता है? ऐसा जो सामाजिक नियमों के आधार पे, मर्दानगी के नियमों पे खरा उतरता है। तो पुरुषों के साथ जब हम पहल करेंगे तो वहां पर उनके साथ भी बात करने की जरूरत है कि आपको भी कुछ ढांचे तोड़ने होंगे। केवल महिलाओं को ही पहल करके जेंडर के मुद्दे को चैलेंज नहीं करना है, जेंडर का मुद्दा पुरुष और महिला दोनों का है। तो एक रही मर्दानगी की बात। दूसरी चीज कि चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उनके साथ बहुत ही छोटी एज में ये मुद्दों पे बात करना बहुत जरूरी है। स्कूल में, समुदाय में, घर में, हमारे टीवी एंटरटेनमेंट की मैसेजिंग में ये मुद्दे बचपन से ही बच्चों के साथ बात किए जाएं, तो उससे ना केवल बच्चों के आपसी चाइल्डहुड के रिलेशनशिप, बॉयज के बीच में जो समीकरण होते हैं, ना केवल वो बदलेंगे, बल्कि लड़के लड़की आपस में सौहार्द से रहना सीखेंगे। कैसे हम अच्छे स्कूल मेट हो सकते हैं, क्लासमेट हो सकते हैं, अच्छे पड़ोसी कैसे हो सकते हैं। तो फिर हम देख पाएंगे कि आने के समय में जब हम साथ में काम करते हैं, पुरुष और महिलाएं ऑफिसेज में, तो हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के मुद्दे हैं, उनको भी हम समझ पाएंगे, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ इंसानों की तरह रहेंगे, ना कि
एक ऊपर है और एक नीचे इसकी तरह। एक और मुद्दा है, मुझे बहुत अहम लगता है कि महिलाओं के लिए जो लैंड राइट्स हैं, जमीन का अधिकार और हक, प्रॉपर्टी राइट्स, इस मुद्दे पे काम करना बहुत जरूरी है। हाँ, हमारे पास लीगल अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, समाज में वो चेंजेस नहीं आए, क्योंकि जिस दिन महिलाओं के पास रिसोर्सेज, एक घर, एक जमीन का एक जो कहते हैं सेफ्टी नेट होगा, सोशल सिक्योरिटी उसके खुद के हाथ में होगी, उस दिन महिलाएं भी इक्वली अपना मत रख पाएंगी, उनका इक्वल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये सारी चीजें और दृढ़ रूप से महिला और पुरुष मिलके कर पाएंगे। तो मैं यहीं पर रुकूंगी। ज्यादा तो यही है कि बदलते परिवेश में हमें नए नए उपाय ढूंढने होंगे बदलाव लाने के लिए। कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है इसके लिए। हर एक समुदाय समाज को अपने लिए कुछ ना कुछ नई चीजें सोचनी होंगी। वन साइज फिट्स ऑल हमेशा कभी भी नहीं चलता है सामाजिक मुद्दों में। हर समुदाय के लिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग तरीके निकालने होंगे बदलाव लाने की, यानी कि परिवर्तन जहां पर हो। वही बस बिल्कुल हेमलता, मैं एक बात और हेमलता की मैं जी। जोड़ना चाहूंगी कि जो अभी कह रही थी कि भाई हमें जो बचपन से जो चीजों का देख है वो हमें एक तरह का करने की आवश्यकता है, और उसमें हमें मुझे बचपन से काम करने में 3 ढांचे बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। एक हमारा खुद की फैमिली, फिर उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, हमारे जो पड़ोस है, पूरा मोहल्ला है वहाँ, और तीसरा मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम, स्कूल। तो इन तीनों ही स्थानों पर बहुत बच्चे के साथ अगर एक तरीके से जेंडर बराबरी का दोनों के साथ, या जो हम कहते हैं कि जो अलग अलग जेंडर है, अब तो 2 जेंडर की बात नहीं, अलग अलग जेंडर्स की बात कर रहे हैं, उनके साथ अगर हम इन तीनों स्थानों पर एक सेफ स्पेस मिलेगा, और एज ए मैं महिला हूँ, मैं बॉय हूँ, गर्ल हूँ, या फिर मैं किन्नर हूँ, या मैं अदर जेंडर हूँ, उन उस तरह से न रख करके वो जो बॉक्स हैं कि मैं गर्ल हूं तो मैं ऐसे ग्रो करूंगी, ये पहनूंगी, या मैं बॉय हूं तो ये ग्रो करूंगा, और मैं अगर किन्नर हूं या दूसरा जेंडर हूं तो वो मैं अलग तरह से वो बिहेव करूंगा। इन बॉक्सेस में हमें ना बड़ा किया जाए बच्चों को, जो वो हैं, जो वो एक इंसान है, एक बच्चे हैं, उस तरह से ही उनको ग्रो किया जाए। इसमें ये तीनों ढांचे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर घर में भी काम कर लिया तो स्कूल जो है, जहाँ एजुकेशन सिस्टम, जहाँ एक बच्चा लगभग 3 साल से लेकर 21-22 ईयर्स तक, उसमें मतलब कि 18 साल तक उसके अंदर रहता है, तो वो भी बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर रोल प्ले करता है। जो मैं बहुत बार उदाहरण देती हूँ मेरे बेटे का, कि स्कूल वो मेरे को देख करके बाल बड़े कर रहा था, लेकिन स्कूल ने उसके बाल बार बार मेरी कह करके बाल कटवा दिए, इसलिए कि लड़कियां बड़े बाल नहीं रखेगी, नहीं लड़कियां रख सकती, लेकिन लड़का बड़े बाल नहीं रख सकता। तो मैं कहीं बाहर गई हुई थी और मेरी बहन ने लिख करके आया, मैं 8-10 दिन के लिए बाहर थी, तो पीछे से उसके बाल कटवा दिए, क्योंकि स्कूल से बहुत प्रेशर आ रहा था। उसने कान में इयरिंग डाल रखे, क्योंकि राजस्थान में इयरिंग डालते हैं कान में, छोटी पहनते हैं, तो उसके कान से निकलवाने का हर मतलब क्वार्टर में रिटर्न में आ जाता है, या उसको बोल दिया जाता है कि ये निकाला जाए। और जब स्कूल से जाके लड़ाई करी जाती है तो स्कूल कहता है कि नहीं, हमारा यूनिवर्सल नॉर्म है कि एक जैसी ड्रेस हो, एक जैसा स्ट्रक्चर होगा। तो और वो नॉर्म्स कभी वो दिखाते नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं, अब ये है बस हमारे स्कूल का, आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम कैसे एक इन तीनों स्ट्रक्चर के साथ एक इन्वायरमेंट बिल्ड करें, ताकि हम किसी बॉक्स में बड़े नहीं हो, किसी सोशल बॉक्स में न बड़े होकर के एज ए इंसान की तरह से हम उस बॉक्स में बड़े हो। और अब वो मेरा बेटा अब वो बड़े बाल करने की बात नहीं कहता है, क्योंकि वहां पे मतलब कि अब उसके माइंड में आने लगे कि स्कूल ने एक बार बाल कटवा दिए तो स्कूल में सब टीचर और बच्चे परेशान करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको हमें, मुझे लगता है कि, और कान के लिए बोलता है कोई निकलवा दो, कोई भी लड़का क्लास में ये पहनता नहीं है तो मेरे भी निकलवा दो, सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम तो लड़की हो। मतलब इवन अभी वो 2nd में है और ये बात चल रही है यूकेजी से। जब वो 5 साल का था तो 5 साल के बच्चे भी चिढ़ाते हैं कि आप तुमने कान में क्यों पहन रखा है, कान में तो लड़कियां पहनती है। वो जैसे बच्चे एक बार अगर
पिंक कलर कोई लड़का, छोटा बच्चा पसंद भी कर ले और उसको बता दिया जाए कि नहीं नहीं ये लड़कियों का कलर है बेटा, तो अगली बार से वो भी बड़ा ऑफेंड होकर के इसी तरह रिएक्ट करता है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग वैसी है और वो इंजेक्शन हम परिवार दर परिवार, पीढ़ी दर पीढ़ी वो इंजेक्शन पिलाते रहते हैं। बिल्कुल रास्ता लंबा है, लेकिन उम्मीद की फसल हरी होती है और वो सुबह उम्मीद करते हैं कभी तो आएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, हेमलता वर्मा जी और उषा चौधरी जी, आपने हमें वक्त दिया और ढेर सारी इनसाइट्स दी, वो इनपुट्स दिए जो फील्ड पे काम करते हुए आपने देखे सीखे हैं। हमारे लिसनर्स को अगर ये बातचीत काम की लगी तो इसे शेयर उन लोगों के साथ ज़रूर कीजिए जिन्हें आप ये समझते हैं कि इसे सुनने की ज़रूरत है। और कोई फीडबैक हमारे लिए हो, कोई सवाल हो, कोई सहमति असहमति हो, आलोचना हो, तो थोड़ी-सी ज़हमत कीजिए, एक ईमेल लिख दीजिए हमें radio@aajtak.com पर। पॉडकास्ट में आज इतना ही। कुलदीप मिश्र मेरा नाम है।